गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं माधुरी सूर्यनगरी यूनिक्लो ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी के मन में डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होंगी, अपन स्टडी कर पाएंगे या नहीं, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत से प्लस पॉइंट है, जैसे कि अपना आने जाने का समय बचता है, अपन अपने घर में जो अभी के लिए बहुत सेफ़ है। अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बहुत ही मेरा बेस्ट रहा है और मैम का पढ़ाने का तरीका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम हमें कैसे पढ़ाते हैं। यानी कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करवाना, ठीक है, और ना जो भी जो अपन को याद करने के लिए बहुत इजी रहता है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो मैम ने हमें नोट्स बनाने कैसे सिखाए हैं, यानी कि नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया है कैसे नोट्स कवर करने चाहिए, कैसे की पॉइंट लिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे मैम ने हमें नोट्स बनाने सिखाए हैं। यानी कि ये नोट्स अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही बेनिफिट रखते हैं नोट्स अपने लिए। और इवन दो हमारी सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें हम मेंस की मैम हमें क्वेश्चन राइटिंग सिखाते हैं, कि आंसर राइटिंग सिखाते हैं, कैसे अपन को आंसर लिखना चाहिए मेंस में, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। क्लास ज्वाइन करना होगा। हम आज यहाँ पे बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 की। देखो, हम ये जो स्टडी करते हैं वो हमारे 3 तरह की होती है। पहला होता है डायरेक्ट, क्योंकि विदाउट डायरेक्ट जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है आपके लॉ के तो आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड हमारी कमेंट्री, यानी बुक्स, रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, उसमें कैसे क्या चीज़ दी गई है। थर्ड वन हम देते हैं ऑल इंडिया जुडिशरी के सारे प्री और मेंस के पेपर, ताकि हमें पता चले कि अच्छा क्या क्या नया चीज़ हो रहा है, नया पैटर्न आ रहा है, तो उनको भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकली की हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं 299 300 का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर हमारे काफ़ी जो साथी हैं, एसआई हैं, एसएचओ हैं, एसआई है, वो आके प्रैक्टिकली हमें बताते रहते हैं कि भाई एफआईआर क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर हम जाते हैं 174 के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने तो हम उसमें कैसे करते, तो प्रैक्टिकली पुलिस का पार्ट क्या होता है वो आके आपको बताते हैं। जजमेंट कैसे लिखे जा रहे हैं, डीजे साहब कैसे क्या करते हैं, डीजे साहब जो भी रिटायर है वो आपको समय पर आके बताते रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जब कोर्ट के अंदर चल रहा है मैटर, और हम किस तरह से उसका डिसीजन दे सकते हैं, फ्यूचर में आप जजमेंट में कैसे उसको काम ले सकते हैं। तो वो भी आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करना आते हैं, और मैं तो ऑलवेज आपके साथ हुई हूँ इस क्लास की। तो क्वालिटी है यूनिक की कि सारा लॉ मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी ग्रामर भी मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ाती हूँ, एक्सपर्ट भी आते हैं, लेकिन द एंड ऑफ मेरा बनाया हुआ ही काम आएगा। रीज़न क्योंकि आर्जस बना, ज्ञाता नहीं बनना, वो सब तो ज्ञाता बना है, अपना आर्जस बनना है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 299 और 300 की आईपीसी की। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने सिर्फ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी टॉपिक नहीं लाई, मैं हमेशा चैप्टर लाई। मैं इसलिए टॉपिक लेके आई कि आपको ये रहे कि क्लासरूम स्टडी कैसे कराई जाती है, कैसे चीज़ें बताई जाती है, इवन दो केस लॉ कैसे ऐड किए जा सकते हैं। हम बात करें चैप्टर नंबर 16 ऑफ आईपीसी की। लास्ट आपने वीडियो देखा होगा, आईपीसी के सारे चैप्टराइजेशन कराए थे। उस चैप्टराइजेशन में एक चैप्टर देखा था अपना 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता है, जो स्टार्ट होता है 299 से खत्म होता है 377, आराम से याद कर सकते हैं। उसके अंदर 2 बहुत अच्छे सेक्शन है, और वो 2 सेक्शन है हमारा 299 और 300। एक बताता है कल्पेबल होमिसाइड, एक बताता है हमें मर्डर। ये दोनों क्या हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के वर्ड्स एक जैसे हैं, एक में ऑर्डिनरी कोड्स ऑफ नेचर लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा हुआ है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ें क्या हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। मैं राम को मारने निकली, मैं किसी को मारने निकली, यहीं से कंफर्म हो जाता है। यानी जहां कोई कंफर्मिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, एन एक्ट, किसके बाद क्या, एन एक्ट, कोई भी काम करके मैंने कुछ किया, मैं वह काम करके। तो जब पहला वर्ड हमारे पास आता है द एक्ट, और दूसरा आता है हमारे पास एन एक्ट, जहां पर एन एक्ट है और जहाँ द एक्ट है, यानी हो भी सकता है नहीं भी, और जहाँ होगा ही होगा तो हमेशा हमारा मर्डर है। तो इतना ही डिफरेंस है 299 और 300 में। 299 करता है एन एक्ट करके, जैसे मेरा इंटेंशन था, प्रोबेबिलिटी थी, नॉलेज थी, सेम वही बात हमारा करता है द एक्ट करके, इंटेंशन के साथ, वही आपके लाइकली टू क्लोज हो, वही आपका लाइकली कोज हार्म हो सकता है, यानी आपके पास वही प्रोबेबिलिटी भी है, वहाँ पर आपके पास वापस कोर्स ऑफ नेचर जो यहाँ पर नहीं है। और वहाँ 4th वन कहता है कि कार्य विदाउट इंटेंशन था, बट नॉलेज था कि कार्य इतना इमीडिएट है, इतना आसन संकट है, इमीडिएट डेंजरस है कि आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते। इन दोनों में सिर्फ एक के अंतर लग रहा है, एक होता है एन एक्ट, दूसरा होता है द एक्ट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने एक गड्ढा खोदा,
ताकि कोई वहां से निकले, गिरे और उसके लग जाए। सिंपल गड्ढा खोदा, उस पर झाड़ी बिछा दी, राम वहां से निकला, राम गिरा और राम मर गया। झाड़ी के अंदर जो चीज थी उसे मरने की संभावना कम थी, मर भी सकता है, बच भी सकता था। लेकिन मैंने एक गड्ढा खोदा जिसके अंदर 5 जहरीले सांप रख दिए और सांप रखने के बाद ऊपर मैंने झाड़ी लगा दी। अब तो 100% है, कोई भी आएगा गिरेगा सांप खाएंगे। यानी ग्रेविटी लिख दी गई हमें कि ये यहाँ तो 100% है और यहाँ पर थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो जहाँ थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी लग गई एंड एक्ट करते हुए तो कल्पेबल होमिसाइड है, और नहीं तो क्या बन जाएगा, वो हमारा मर्डर बन जाएगा। इसके अलावा कोई अंतर नहीं। देखिए कैसे बताते हैं। सेक्शन नंबर 299 कल्पेबल होमिसाइड, एन एक्ट करके इंटेंशन भी है, एन एक्ट के साथ लाइकली टू कोज भी है, एन एक्ट के साथ विद नॉलेज भी है, और ये 3 करके आप लोगों को क्या करते हो, मर्डर करते हो। तो वहां आपने कल्पेबल होमिसाइड किया। जबकि द एक्ट करके इंटेंशन था, द एक्ट करके बॉडीली इंजरी थी, वहां पर भी बॉडीली इंजरी है, यहाँ पर भी है। द एक्ट करके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वहां नहीं था बट यहाँ पर है। और देन आता है इमीडिएटली डेंजरस, यानी जिसको आप रोक नहीं सकते। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो बात करता है विदाउट नॉलेज, यानी विदाउट इंटेंशन। क्या बात करता है, विदाउट इंटेंशन बट यू हैव ए नॉलेज। जहाँ नॉलेज था, भले इंटेंशन नहीं था, तो भी ऑफेंस है। और ऐसी कौन सी एक और ऑफेंस है जहाँ इंटेंशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपने आईपीसी ढंग से पढ़ा था, आपने देखा जो बाईगेमी होता है, बाईगेमी में इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट है कि सेकंड मैरिज करना ही ऑफेंस है। यही बात क्लोज 4 करता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल कि आपका इंटेंशन नहीं था पर नॉलेज था, यानी एक भरी भीड़ पर आप तोप चलाने के लिए ऑर्डर करते हो और तोप चलती हैं, जो भीड़ एकदम शांत है, जिसने कोई तरह का वायलेंस नहीं किया है, और फिर भी करते हो, तो आपको नॉलेज तो था कि तोप चलेगी, लोग मरेंगे, भले इंटेंशन नहीं था। यानी क्लोज 4 विदाउट इंटेंशन होते हुए भी किसकी बात कर रहा है, आपके पास मर्डर की बात कर रहे हैं। तो यानी 299 और 300 में एक ही बात है। एक कहता है एन एक्ट, कोई कार्य करके, और दूसरा कहता है द एक्ट, वह कार्य करके। जहां पर सर्टेनिटी है वहां ऑलवेज मर्डर आएगा, और जहां सर्टेनिटी नहीं है वहां कल्पेबल होमिसाइड आएगा। तो सबसे पहला आता है हमारे पास 299 कहता है कल्पेबल होमिसाइड एन एक्ट विथ इंटेंशन टू कोज डेथ, लाइकली टू कोज हार्म विद डेथ और विथ नॉलेज टू डेथ। ये तीनों करके आपने क्या किया, तो बोला आपने यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड किया। इलिस्ट्रेशन 3 है। पहला आपके पास गड्ढे वाला है, झाड़ियाँ बिछा दी थी अपने गड्ढे पर। सेकंड आपके पास झाड़ी के पीछे गोली चलाने वाला है, और थर्ड वन इसका आता मुर्गे को मारने वाला है। अब इन तीनों में क्या क्या हुआ, तो इसमें कहा कि गड्ढे वाला हम सबको पता है। फिर आता है झाड़ी के पीछे, ए ने बी से कहा कि पीछे देख कोई आया, ऐसा शेर आ गया, और बी ने लेके उसको गोली मार दी और वो आदमी मर गया। बी ने कौन सा ऑफेंस किया, बोलो बी ने कुछ नहीं किया क्योंकि बी को तो पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ए ने कौन सा किया, तो आता कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया उसने। और थर्ड वन कहता मुर्गे। अब क्या हुआ, मुर्गे का 2 मुर्गे खड़े थे, आप उसका शिकार करने गए थे, आपके पास जो रिवॉल्वर थी वो इलीगल थी, और साथ ही मुर्गे का शिकार करना लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड था। आपने गोली मारी, वो गोली मुर्गे को लगने की बजाय दीवार पर लगी, दीवार पर लगे क्रॉस होकर आपके ऊपर लग गई, तो कौन सा ऑफेंस किया, यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक्सीडेंट था। आदमी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ऐसे गोली उछल के कहीं गिर सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने इलीगली काम करते कुछ किया तो शायद उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन डेथ के लिए नहीं हो सकती है। देन यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन मर्डर का है, दूसरा एक्सेप्शन भी मर्डर का है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन मर्डर, या कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है, क्या पूछा, कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है, तो आपको सेक्शन 300 के चारों बातें प्लस 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 लिखना है। ये इतना मर्डर की बात करता है। फर्स्ट कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है, वो भी मर्डर से रिलेटेड है कि बंदा इतना बीमार है, क्या आपको पता है कि अगर उसको थोड़ा सा एक मुक्का भी लगेगा तो बंदा मर जाएगा। यानी उसकी बॉडी है जो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो बीमार है और आपने मारा ना, आप जानते थे वो बीमार है, यानी नॉन होना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते थे तो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, या हो सकता ग्रीवियस हर्ट में चला जाए, या हो सकता हर्ट में चला जाए। इसके 2 एग्जाम्पल। राम को पता है कि श्याम बहुत बीमार है, उसके लिए एक मुक्का ही काफ़ी है उसके जीवन को समाप्त करने के लिए, और देन वो एक मुक्का मारता है। भले वो मुक्का किसी जनरल पर्सन के लिए, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए क्या हो सकता है, वो जनरल ऑर्डिनरी पर्सन के लिए सिर्फ हर्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ आपको पता तो मर गए, मर्डर है। लेकिन जहाँ राम को नहीं पता है कि श्याम बीमार है और बातों ही बातों में उसने एक मुक्का मारा, गिर गया, लग गई और मर गया, तो भी सिर्फ हर्ट के लिए होगा, क्योंकि एक मुक्के से सिर्फ हर्ट होता है। लेकिन अगर उसी हाथ के अंदर आपने लोहे के कुछ खिल्ले पहन रखे हैं और देन आप मारते हो और वो मर जाता तो ग्रीवियस हर्ट होगा। लेकिन जब आपको नॉलेज है वो पहले से बीमार है, तो वहां पर क्या होगा, मर्डर होगा।
सेकंड कहता है कि शारीरिक क्षति, यानी आपने फिजिकली जो इंजरी की वो अपने आप में सफिशिएंट थी, किस पर्पस के लिए, उसको मारने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने मुक्का सीधा यहाँ मारा, अगर यहाँ मारोगे तो ऑब्वियसली आदमी मरेगा, या यहाँ मारोगे, यानी बॉडी के उस पार्ट में मारा कि जो मारने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है उसकी डेथ कोज करने के लिए। भले ही आपके पास इतना समय था कि आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो क्या कंडक्ट हुआ, ऑफेंस कंडक्ट हुआ और यहाँ आपने मर्डर किया। तो क्या कहता है नंबर 1 और 2 दोनों ही हमें किस बात की बात करता है, ये दोनों एक्ट करते हो तो क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर बन जाएगा। जबकि थर्ड वन कहता है कल्पेबल होमिसाइड अगर बच्चा घर में है तो। यहाँ 3 बातें याद रखना, अगर कोई बच्चा पेट के अंदर है, आप उसको पेट में ही मार देते हो या इस तरह से कोई कार्य करते हो कि वो पैदा होने के बाद उसकी वजह से मर जाए, तो चला जाएगा सेक्शन नंबर 312 से 318 मिसकैरेज में। अगर उस बच्चे का एक पार्ट भी बाहर आ जाता है देन आप उसको मारते तो हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड, और बच्चा पूरा बाहर आ जाता है और देन आप मारते तो बन जाता है मर्डर। यानी उस बच्चे का अंदर एक हिस्सा बाहर और पूरा बाहर होना, तीनों में अंतर आ जाता है, कब वो हो जाएगा मिसकैरेज, कब हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड और कब हो जाएगा वो मर्डर। इसी के यहाँ पर हमारे पास 3 केस हैं। पहला है बायसगो नोशिया का मैटर, दूसरा गणेश दुल्ला का वाद और तीसरा है आर्ट चतुर्नाथ का वाद। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास केस आता है आपके पास बायसगो नोशिया का मामला। ये बात आता है आपके किसके लिए आ जाता है, मैटर मर्डर के लिए आ जाता है। दूसरा हमारे पास जो केस है वो है हमारे पास गणेश दुल्ले का वाद। इसमें क्या हुआ था, देखो दो उदाहरण दे रही हूँ जिसको आपको समझना है। पहला उदाहरण, एक सपेरा आया और उसने कहा कि मैं सांप को आपसे कटवाऊंगा और मैं उसका जहर निकाल दूंगा वापस, आपको कुछ नहीं होगा, और फिर इस दुनिया में कभी भी आपको सांप काटेगा आपके जीवन में तो आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि एक बार जहर आपके लग जाएगा तो आप उसे कर पाओगे। तो एक 18 साल का लड़का था, उसने कंसेंट दी, उसने सांप कटवाया। सांप के जहर निकालने से पहले वो मर गया। सपेरे ने कौन सा ऑफेंस किया। दूसरा आता है कि एक सपेरे करतब दिखाने आया और एक सांप था उसके पास, उसको पता था जहर के दांत नहीं निकाले हुए, और उसने राम से कहा कि मैं तेरे सर के ऊपर इसको रखूंगा और मैं करतब दिखाऊंगा, जब तक करतब दिखाऊंगा ये तुम्हें नहीं काटेगा, पर तुम हिलना मत। क्या बोला उसने, तुम हिलना मत, के ठीक है। उसने राम के ऊपर से आपको रखा, करतब दिखा, उसकी हलचल से ना राम कंट्रोल नहीं कर पाया और देन हिला और सांप ने राम को काट लिया और राम मर गया। तो इन दोनों कंडीशन में सपेरे ने क्या ऑफेंस किया। तो पहले वाले में जो सपेरे ने आपको कटवाया, जहर नहीं निकाल पाया, कार्य इतना आसन संकट था कि मरना स्वाभाविक था, तो मर्डर था। सेकंड में अगर वो नहीं हिलता तो सांप नहीं खाता। अक्सर अपन ने सुना है ना कि जब तक आप सांप को बिच्छू को छेड़ोगे नहीं वो कुछ नहीं करेगा, आपके पास से होकर निकल जाएगा, लेकिन आप छेड़ोगे तो वो अपना रूप दिखाएगा। तो यहाँ वो नहीं हिलता तो शायद वो नहीं मरता। तो यहाँ पर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये आ गया आपके पास गणेश दुल्ले का वाद। फिर आता है हमारे पास आर वर्सेस चतुर्नाथ। आर वर्सेस जो चतुर्नाथ थे, इसके अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर क्या हुआ, ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो वहीं बी की पत्नी बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंची और उसके पीठ पर उसका बच्चा था और ए के हाथ से बी को लगने बजाय उसके बच्चे के लग गई। यहाँ क्या ऑफेंस किया, तो बोला कि यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, मर्डर नहीं जी, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो जो मुक्का मारा था वो एक आदमी को मारने के लिए सफिशिएंट नहीं था, लेकिन उस मुक्के से ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना थी। तो जो बीच बचाव में जो बच्चा आया उसकी डेथ भी हो गई, तभी इसमें क्या किया, ग्रीवियस हर्ट के लिए उसको कंसिडर किया गया था। यानी 299 में हमने 3 बातें देखी। पहला, एनएक्ट करके या तो इंटेंशन के साथ या फिर कोजली लाइकली कोज हार्म करके उसके डेथ कोज करना जो प्रोबेबिलिटी है, और थर्ड वन कहता है नोइंगली आप जानते थे कि संभाव है कि ऐसा काम करूंगा तो मर जाएगा। देन हमने उसके 3 इलस्ट्रेशन देखे। पहला आता है हमारे पास गड्ढा खोदने वाला, दूसरा आता है हमारे पास मुर्गे का शिकार करने वाला, और तीसरा आता है झाड़ी के पीछे वाले। इन तीनों को करके कैसे आप ऑफेंस कर सकते हैं। देन उसके अंदर 3 एक्सप्लेनेशन आता है। पहला कहता है विकार रोग से ग्रस्त था, दूसरा था फिजिकली इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि डेथ होना संभाविक था, और तीसरा कहता है अगर बच्चा पेट में और एक हिस्सा बाहर आता है तो कब मर्डर होगा, कब कल्पेबल होमिसाइड होगा। अगर जब बात करते हैं आपने 299 में ऑफेंस किया तो इसका पनिशमेंट आपको कहाँ मिलता है, तो बोला इसका पनिशमेंट आपको मिलता है सेक्शन नंबर 304 में। अब सेक्शन 304 में भी एक दिक्कत है, वहाँ पे पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2 है। क्या कहा मैंने, पैरा 1 और पैरा 2। जब 304 का 1 2 बोलते हैं तो लोग ए बी में चले जाते हैं, क्योंकि पैरा ए और पैरा बी इसलिए डिफरेंस है, पैरा ए इंटेंशन की बात करता है और पैरा बी नॉलेज की बात करता है। तो जहाँ इंटेंशन है वहाँ सज़ा ज़्यादा है और जहाँ नॉलेज है वहाँ पे सज़ा कम है। ये अपने आरजेएसपी का सवाल भी था। तो पैरा ए इंटेंशन की बात करता है और पैरा बी अपने नॉलेज की बात करता है। इंटेंशन के साथ ऑफेंस करोगे तो 10 ईयर्स की सज़ा है, नॉलेज के साथ करोगे तो अपनी सज़ा 7 ईयर्स पे आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जजमेंट भी लिखना है तो वहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन आता है अपने पास 300
300 को याद करने का अच्छा तरीका, पहला तो मर्डर, द एक्ट आ जाता है। द एक्ट के पास 4 चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें याद करनी है, फिर उस चारों की 4 इलस्ट्रेशन है जो हमें उसके साथ साथ देखने हैं। देन उसके बाद उसके एक्सेप्शन है जो 5 एक्सेप्शन देखने हैं, और 5 एक्सेप्शन में एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है जो आर्जमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आता है द एक्ट। द एक्ट करके हमने क्या किया, इंटेंशन से मर्डर किया, बॉडीली इंजरी करके मर्डर किया। इतना कार्य सिंपल था कि कोज ऑफ नेचर ऐसा था, वो मरेगा ही मरेगा, या उसके पास इमीडिएटली था, आसन संकट था। ये सब करके किया क्या अपन है, डेथ। तो ये क्या है, मर्डर, यानी इंटेंशन के साथ किया। या फिर सेकंड आपके पास कहता है कि आपने उसको ऐसे शारीरिक क्षति कायद की, या तीसरे ऐसी शारीरिक क्षति जो प्राकृतिक मामूली अनुक्रम में अपने आप में सफिशिएंट थी, या फिर कार्य इतना आसन संकट था, इस नॉलेज के साथ था कि आपको पता है कि ये करूँगा तो पक्का ये होना ही होना है, इस होने को कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस 4 कंडीशन अगर आप कुछ करते हो तो मर्डर है। पहले का एग्जाम्पल, डेथ कोज करने के लिए बंदूक रखी राम की कनपट्टी पर, राम मर गया, इज अ मर्डर है। सेकंड कहता है कि आपके बॉडीली इंजरी की, जैसे कि आपने किसी पर प्रहार किया, और प्रहार किया तो मरना ही था, और प्रहार भी कहाँ किया, आपके यहाँ पर प्रहार किया तो मरना ही था आदमी। थर्ड वन कहता है कि आप घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर भाग रहे हो, नंगी तलवार लेकर, तो ऑब्वियसली कोर्स ऑफ नेचर के कोई भी सामने साइड मरेगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप एक बस से जा रहे थे और आपको पता है कि जो अपना जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है उसकी सीट के पीछे बैठोगे तो वहाँ से हमेशा दूसरी गाड़ी क्रॉस होती है। अगर आपका कॉर्नी बाहर रही या आपका चेहरा बाहर निकला तो आपको पता है कि सीधा इतना तेज होते हैं वो घर्षण कि सीधा आपका सर कट ही जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल आपने सुने, यानी इसको कहते हैं कोर्स ऑफ नेचर ऐसा था कि होना ही होना है। तो ये क्या है, मर्डर है। और लास्ट कहता है भरी हुई भीड़ पर, जो एकदम शांत भीड़ है, जो कोई मेले में आई है और वहाँ तोप चलवा रहे हो, तो क्या होगा, ये मर्डर होगा। जबकि इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था अपन ने। कौन सा एक्सेप्शन पढ़ा, आईपीसी का सेक्शन 106, जहाँ पर एक भीड़ में आप गोले चलाते हो, इनोसेंट बच्चे मर जाते हैं, बट वहाँ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बेचारे, पर यहाँ नहीं। फिर इसका एक और एग्जाम्पल कहाँ पढ़ा था, जब आप अपने कमांडेड ऑफिसर के डायरेक्शन पर अगर किसी भीड़ पर, और भीड़ कहती हिंसात्मक भीड़ पर तोप चलाते हो तो वहाँ आप ऑफेंस नहीं करोगे, पर यहाँ पर आपने ऑफेंस किया है। तो ये आपके पास 4 इलस्ट्रेशन है। अब आता है एक्सेप्शन, बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्सेप्शन। ये कहते हैं कि 4-5 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मर्डर तो हुआ है बट सजा आपको कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी। क्या कहा, मर्डर तो आपने किया है पर वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि जब तक मैं आपको छेड़ूंगी नहीं और आप मुझे डायरेक्ट आके मारोगे तो मर्डर है, लेकिन जब कहीं थोड़ी सी मेरी भी गलती रही और देन आपको मुझे मारना पड़े तो मर्डर की जगह क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। जैसे कि सबसे पहला सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के अंदर कोई काम करता है तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। नानक चंद के केस में काफ़ी डिटेल इसकी चर्चा हुई थी और वहाँ पर सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर भी यहाँ एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपके आर्जेसमैन 2016 का सवाल था। सडन ग्रेव प्रोवोकेशन इसके एक्सेप्शन है। तो ये खुद तो एक्सेप्शन है 300 का, पर इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि आप प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे। दूसरा एक्सेप्शन है वॉलंटरी प्रोवोकेशन आपको मिला, या जिसने आपको प्रोवोकेशन दिया आपने उसके अदर देन किसी और को डेथ कोज कर दिया। या तीसरा इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट ने कार्य करने आया था और आपको गुस्सा आ गया था। तो इन 3 कंडीशन में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, राम पहले से प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा था, आप राम के घर पर चोरी करने गए, आपको राम ने पकड़ा क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का राइट उसके पास था, और आपने इसलिए उसको मार दिया कि अगर आप उसको नहीं रोकते तो वो आपको मार देता, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का राइट तो किसके पास था, राम का। सेकंड आता है कि जिसने प्रोवोकेशन दिया उसके किसी और को मार दिया। जैसे राम और श्याम का झगड़ा हो रहा था, पास में श्याम का बेटा खड़ा था, राम ने लेके गुस्से में श्याम के बेटे को मार दिया, तो मर्डर है क्योंकि प्रोवोकेशन तो श्याम ने दिया, उसके बेटे ने तो नहीं दिया। थर्ड वन कहता है कि पब्लिक सर्वेंट आया आपको पकड़ने के लिए कि आपके ऊपर जो है ऐसा इल्जाम लगा, आप चलिए, और आपको गुस्सा है, अच्छा तू मुझे कैसे पकड़ता है, तू मुझे नहीं पकड़ सकता, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, और ऐसे गुस्से में आके आपने उसको मार दिया, तो यहाँ पर आपने मर्डर किया है। तो क्या का एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शंस है। देन आता है आपके पास नंबर 2 प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए। क्या कहता है कि कोई एक बंदा प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए किसी बंदे को मारता है, यानी सेक्शन नंबर 101। याद कीजिए 101 क्या कहता है, 100 कहता है इन कंडीशन में मार सकते हो, और 101 कहता है अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए आप अदर देन डेथ कोज नहीं कर सकते 7 कंडीशन को छोड़कर। यानी जो 7 कंडीशन 100 में दी गई हैं उसके अदर देन आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हो किसी बंदे को मारते हो तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल, मैं जो एक सासू माँ जो है अपने जमाई साहब के नाक खींचती, एक रिवाज है, और जमाई साहब को गुस्सा है तलवार निकाल के मार दी, तो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन तो दिख रहा था पर इतना प्राइवेट डिफेंस तो था नहीं वहाँ पर, तो वहाँ तो मर्डर है। लेकिन वहीं दूसरे किसी मैटर के अंदर जो अदर देन
7 कंडीशन में आता है। और आज जैसे पीछे से आपको किसी ने पकड़ लिया अपने प्राइवेट डिफेंस में और सिर्फ पकड़ा था और आपने लेके सीधा बंदूक निकाल के गोली चला ली, यानी वो प्राइवेट डिफेंस में अंदर ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो आपका मर्डर कर देगा, उतने ही यूज़ कर सकते हो जितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये आ जाता है सेक्शन 101 IPC के तहत। फिर तीसरा आ जाता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट एनकाउंटर करता है। एनकाउंटर कहाँ पढ़ते हैं अपन? CRPC में, सेक्शन नंबर 46 का 3। अब बताइए, एक बंदा 200 रुपये की चोरी करके भाग रहा था, पब्लिक सर्वेंट का ड्यूटी उसको पकड़ना, पर 200 रुपये की चोरी में क्या उसको बंदूक से गोली से उड़ा सकते? नहीं, क्योंकि CRPC का सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 कहता है कि बंदे ने अगर डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस किया है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हैं? एनकाउंटर कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा क्या हो जाएगा? पब्लिक सर्वेंट अपनी पार्ट से बाहर जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आ जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड। फिर फोर्थ कहता है सडन फाइट हो जाना, गलियों में होती रहती है, नाली को लेके झगड़ा हो जाता है, वो उधर कचरा फेंकता है, वो उधर कचरा फेंकता है, तो ऐसे करके रोज के जिग जिग से एक दिन एक हाथ से दूसरा आदमी मर जाता है। अपने घर से वो लेके आते हैं, हॉकी लेके आते हैं, धनाधन मारते रहते हैं, तो वहाँ अगर मरता तो क्या हो जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड। और लास्ट कहता है कंसेंट। कंसेंट 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, लेकिन कंसेंट 18 साल से ऊपर की भी होनी चाहिए, पर डेथ को होने की संभावना नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपेरे ने सांप कटवाया, 18 साल से ऊपर का बंदा था लेकिन उसमें डेथ होने की संभावना थी, तो फिर क्या होगा? तो बोला उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, उस केस में तो मर्डर होगा। लेकिन अगर आपने कंसेंट दी, सांप आपके ऊपर रखा, देन वो हिल गया, तो वो इसमें आ जाएगा। यानी इसमें डाउट था, अगर वो नहीं हिलता तो सांप नहीं काटता, लेकिन जब कटवा के जहर निकालना है तो ऑब्वियसली मरेगा ही मरेगा। यानी कंसेंट तो लो, लेकिन कंसेंट ऐसी ना हो कि इसमें डेथ होने की संभावना दिखे। तो ये इसके 5 इसके सब आता है प्रोवोकेशन। अब हमारे पास कुछ 4 केस हैं। पहला मैंने लिखा आर बेंगालुरु से स्टेट ऑफ हैदराबाद, झोपड़ी में आग लगाई, गए थे जो घर पे चोरी करने, झोपड़ी में आग लगाई, 2 लोग मर गए। आप क्या बहुत रो रहे हो साहब, मुझे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे मारना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये तो कार्य इतना आसान संकट है, आपको पता ही था कि अंदर कोई सोएगा तो मरेगा ही मरेगा। सेकंड आता है हमारे पास सेक चुल्ली का वाद, लाठी से वार करना, लाठी से वार करके, लाठी से या तो कुल्हाड़ी से तलवार से वार करोगे आदमी मरेगा ही मरेगा। 100 बार वार करोगे तो फिर कहोगे साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि इस लाठी से वो मर सकता है। देन आता है आपके पास विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पेट में बर्छी मारी, पूरी आतड़े बार आ गई। यानी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जब बर्छी से मारोगे, औजार से मारोगे तो आतड़े बार आनी थी। और लास्ट वन कहता है हमारे पास नाग बातों का मामला, जो सर्प काटने की बात करता है। तो ये कुछ केसेस थे जिसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यानी ये जस्ट एक छोटा सा था कि किस तरह से हम क्लास में पढ़ते हैं और इन सारों को डिटेल में भी लिखाया जाता है, ताकि एक एक चीज़ को हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको यूट्यूब पे इतनी सारी बातें बता पाए, तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेस में ये छोटा सा तरीका था कि इसकी और डिटेल वहाँ पर लिखाई जाती है, कंटेंट लिखाए जाते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, कमेंट्रीज भी यूज़ की जा सकती हैं। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए कई बार हमारे डीजे साहब आ जाते हैं, डीजे साहब जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी आके प्रैक्टिकली बताया, क्योंकि कहीं पर छोटा सा एक चीज़ इधर का उधर हो जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर चला जाता है, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है जो लास्ट में मैं कहूँगी कि आपने पहले जो एक्ट किया उसकी वजह से डेथ हुई, लेकिन बाद वाले एक्ट से डेथ हुई, तो क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल, एक पति ने अपनी पत्नी को किक मारी और वो जाके गिर गई और बेहोश हो गई। पति डर गया, उसको लगा ले ये तो मर गई, उसने उसको उठाया और कुएं में फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट आई, पता चला कुएं में फेंकने से उसकी डेथ हुई, ना कि किक मारने से। तो क्या होगा? तो किक मारने के समय उसका इंटेंशन नहीं था मर्डर का, और किक मारने से कोई मरता नहीं, तो हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन मर्डर नहीं है। लेकिन एक आदमी ने अपनी पत्नी पर 3 बार तलवार से वार किया और फिर भी वो नहीं मरी, तो उसने उसको पंखे से लटका दिया और देन वो मर गई। रिपोर्ट में पता चला पंखे से लटकाने से मरी थी, ना कि तलवार से, लेकिन वह उसका इंटेंशन मर्डर का था, इसलिए यहाँ पर मर्डर है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हे गाइस, मैं पीयूष उपाध्याय, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ अपने अनुभव को साझा करूंगा। मैंने मैम को जनवरी में ज्वाइन किया था और हम ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं। पहले में आपको लाइव क्लासेस होती है और 2 वे कम्युनिकेशन से हम मैम से जुड़े रहते हैं। हम अपने क्वेश्चंस मैम से पूछ पाते हैं, मैम हम लोगों से क्वेश्चंस पूछती है। और यहाँ किसी तरीके से अगर आपके मन में, किसी के मन में भी अगर ये डाउट हो कि मैम ऑनलाइन में किस तरीके से पढ़ाएंगी, तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि मैम नहीं कराएंगी, या किसी तरीके से वीडियो हम लोगों को कभी नहीं मिला। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी रेफरेंस मिलता है, कि यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो है जिसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज तक कभी भी कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिला, ना ही कभी नोट्स मिला। नोट मतलब वो मीठा जहर है, तो मैम को ये देना ही नहीं है, वो कभी नहीं देते। हाँ, ये चीज़ है कि वो मैम बता देंगे कि आपको नोट्स बनाना कैसे है। तो हम खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बनाना
कंपलसरी है। नोट्स बनाने से एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि नोट्स बनाने पे जब हम नोट्स बनाते हैं तो मैम ने जो आज पढ़ाया वो भी देखते हैं, प्लस खुद से पढ़े और फिर उसी चीज़ को नोट्स में लिख दिया। एक बार में 3 बार रिवीजन हुआ। इसके बाद हम चीज़ को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और हम उसको नोट्स को सबके अपने अपने मेथड होते हैं। हम लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं, कोई की फॉर्म में लिखता है, कोई डिटेल लिखता है। वैसे मैम शुरू में ये कहती है कि आप पूरा डिटेल लिखिए। हम लोग उसको शॉर्टकट में लिखते हैं अपने तरीके से। नोट्स बनाते तो जो हम नोट्स अपने आप से बनाते वो हमें पढ़ने में बड़ी सहायता करता है, हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है नोट्स खुद से बनाना। तो मैम नोट्स नहीं प्रोवाइड कराती। अब आए रिलेटेड उस सेगमेंट के बारे में जहां मैम ने आंसर हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन होता है, हम कितना बढ़िया रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनको डालने से हमारा प्रेजेंटेशन एक अच्छा बनता है, जिससे कि कोई भी हमारे बारे में, क्योंकि वहाँ हम नहीं होते, हमारे लिखे हुए वही शब्द होते हैं, वो हमारे जो राइटिंग होती है वो होती है, जिससे मूल्यांकन करने वाला हमारे बारे में ये सोच सकता है कि हम कैसे होंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। तो आंसर राइटिंग एक बेहतरीन कला है जिसे मैम आंसर राइटिंग के बाद का जो सेगमेंट था जिसमें मैम ने मोटिवेशनल क्लास किया। ये मोटिवेशनल क्लास हमें चार्ज करती है, हमारे अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड कराती है, नहीं हम कर सकते हैं। जब पढ़ते और अपने आसपास के वातावरण के घर्षण से जब हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, जब लोगों के व्यंग बाणों से जब हमारा मन आहत होता है, तब मैम उस घाव पे मरहम लगाने के लिए अपने मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से हमें मोटिवेट करती हैं कि नहीं, ये घाव नहीं है, ये हमारी सफलता के लिए रास्ता दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है, मैम को ज्वाइन करने के बाद ये पहली बार ऐसा नहीं था कि हम लोगों को मोटिवेशनल मिला, हमें कहीं और भटकना नहीं पड़ा। इसलिए हम अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कहीं किसी और कोचिंग में गए नहीं। कभी महसूस हुआ कि नहीं, ये डिसीजन सही था। मैम से इतनी दूर पे हैं लेकिन कभी दूर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सबके पास हैं। मैम के पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, सबसे हटके पढ़ाती हैं। अब ये है कि मैम को कॉपी करके कोई और पढ़ाना शुरू कर दे, अलग की बात है, वो फिर करते हैं। और अब ऐसे ही वीडियो में ये पॉइंट नहीं बोलना, मैम को हम सब का बराबर ख्याल रहता है और मैम को इतना पता है किस स्टूडेंट को उस सवाल का जवाब पता है, और मैम उससे पूछेंगे जिससे डाउट होता है कि वो जानता है कि नहीं। यहाँ क्लास में कभी तेज और कमज़ोर विद्यार्थियों के बीच में कभी भेदभाव नहीं होता कि तेज जो विद्यार्थी हैं उन्हीं से क्वेश्चन किया जाए, जो नहीं जानते हैं उनको मौका न दिया जाए और वो पीछे रह जाए। मैम सबको बराबर मौका देती हैं, सबसे पूछती हैं, क्लास में सबको बोलने का मौका मिलता है। एक स्टूडेंट के लिए वो अपनी कितनी जिम्मेदारी महसूस करती हैं। मैम हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेती हैं, 100% पूरा कर पाती हैं, और हम स्टूडेंट कभी भी मैम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते। बिला मतलब हम मैम को टॉर्चर करते हैं, जो नहीं पूछना है वो भी पूछेंगे, रिलेवेंट इरेलीवेंट, मतलब हर तरीके से। ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बताया भैया मेरी मोटी फीस है। मैम एक्सेप्ट करती मेरी मोटी फीस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैम की फीस बहुत बड़ी है। जितना वो पढ़ाती हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, उस एवरेज में मेरे हिसाब से उनकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। ज्वाइन करने के बाद, रिन्यूअल करने के बाद हमको पढ़ने के लिए इतना समय मिलता है, एक बार नहीं 2 बार। और मैम की दृष्टि में जिसे लगा कि नहीं, मैम को लगा कोई कमज़ोर आया कि मैम हम कमज़ोर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है, तो मैम उसे प्राइमरी की तरह पढ़ाना। इतना सारा काम करना रहता है। आज टेस्ट पेपर है, टेस्ट देना है, डेली लिखना है, मैम को भेजना। हर स्टूडेंट कौन कौन नहीं लिख के भेजना, मैम को ये भी, इतने स्टूडेंट्स में मैम को ये भी याद है कि कौन कौन उनको नोट्स डेली नहीं भेज रहा है। क्लास में उसे भी डांट पड़ती, डांट हमें भी पड़ी थी
मैम का धैर्य पर्वत की तरह अडिग है। लोग उन्हें कितना टार्चर करते हैं, इतना टार्चर करते हैं, इतना टार्चर करते हैं। और कुछ ऐसे भी महान आत्मा हैं, ऐसी भी महान हस्तियां हैं जो मैम के एहसानों तले दबे होने के बाद भी आस्तीन की सांप की तरह फुफकारते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा सीधा सीधा बस यही उत्तर है, भैया आप अपने अंदर झांक के देख लो, आपका जो कर्म है क्या आप डिजर्व करते हो। हम स्टूडेंट में धैर्य बिल्कुल नहीं है। मैम हमें सब देती हैं लेकिन हमसे रहा नहीं जाता है, हम लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं। जब तक मैम फ्री में सब कुछ दें तब तक मैम बहुत अच्छी हैं, और जब कुछ मैम बोल दें तो मैम खराब है। क्यों खराब है भैया? कि वो फ्री में नहीं दे रही हैं, तो जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू कौन करता है। इसलिए मैम फ्री में कुछ भी नहीं दे सकती, नहीं देती, इसलिए मैम फ्री में कुछ भी नहीं देती। और जहाँ इतना कुछ मिल रहा है, मैं आरजेएस बनूं ना बनूं ये मेरे डेस्टिनेशन की बात है, वो मेरे भाग्य की बात है। लेकिन मैंने अपने जीवन को जीना सीख लिया है। मैम के साथ जुड़ने के बाद मैंने ये सीख लिया कि पढ़ते कैसे हैं। मुझे पढ़ना आ गया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैम के बारे में कितना कहें वो कम है, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने आप को विराम देता हूँ।